Hello students, let us start the next part of our chapter 5. This is the part of ocean circulation. Ocean circulation में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं? वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में रीड करेंगे. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? जब आप बॉल बीच पे खेल रहे हैं और आप बॉल को वाटर में थ्रो करते हैं तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स. अब वेव्स क्या करती हैं? उस बॉल को वापस आपके पास थ्रो करती हैं शोर पे. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. अब वेव्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है ऑनलाइन क्लासेस में. यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि जब वेव्स क्या करती हैं, अल्टरनेट फॉल होता है, राइज होता है, यानी कि एक बार शीशोर की तरफ आती हैं और एक बार अंदर समुद्र की तरफ जाती हैं. अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता रहता है और इस राइज एंड फॉल को क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. नाउ अब वेव्स में भी क्या है, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग ए स्टॉर्म. अब तूफान जब आता है तो ये वेव्स थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं. द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, दीज मे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. जब ये विंड के सहारे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड या फिर हम कहें ह्यूज वेव्स उठती हैं तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है? ट्रेमेंडस मीन्स डिफरेंट वे पे डिस्ट्रक्शन ये स्टार्ट कर देती हैं. एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइडिंग कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. अब इनका रीज़न क्या है बेटा कि किस वजह से इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन आता है? तो यहाँ पर थ्री मेन रीजंस हैं: अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइडिंग. अर्थक्वेक क्या होता है बेटा? अर्थक्वेक के बारे में हमने चैप्टर 3 में भी रीड किया था. अर्थक्वेक हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ का ऊपरी पार्ट है लिथोस्फीयर, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है या फिर हमें चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती हैं. दैट इज़ नोन एज अर्थक्वेक. और ये कम लेवल पे होता है तो कम नुकसान करता है. अब जब ये ज़्यादा लेवल पर होता है तो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनोज में से वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है यानी कि जो उनके अंदर से मटेरियल मतलब गर्म ज़्यादा वॉल्केनोज के इरप्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा निकलता है तो ये भी हमारे लिए क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है. अब लैंडस्लाइडिंग की बात करें तो लैंडस्लाइडिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अंदर अर्थ के अंदर जो स्लाइड्स हैं वो मूवमेंट करती हैं और नियरली 1.2 मिलीमीटर वो मूवमेंट करती हैं एवरी ईयर. जब ये मूवमेंट थोड़ा सा मतलब होता है, बिल्कुल हल्के हल्के ये मूवमेंट रेगुलरली करती रहती हैं. नियरली 1 ईयर में हमने बात की थी जिसे 1 से 2 मिलीमीटर ये मूवमेंट करती हैं. तो इसी मूवमेंट की वजह से भी हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर चेंजेस आते हैं एंड दैट कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ओशन वाटर है शिफ्ट हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर. एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी that may be as high as 15 meter is formed. अब इसी की वजह से, किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइडिंग की वजह से क्या होता है बेटा? सुनामी वेव्स आती हैं. अब वेव्स का जो डिस्ट्रक्टिव शेप होती है उसको हम सुनामी कहते हैं. अब देखिए साइड में गिवन है, सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड. सुनामी क्या होता है? जैपनीज वर्ड है. दैट मीन्स हार्बर वेव्स. वो हार्बर वेव्स होती हैं. एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी.
क्योंकि हार्बर जहाँ पर जैसे अब हार्बर क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था, शिप जहाँ पर खड़े होते हैं या फिर एज ए सिक्योरिटी पर्पस वी स्टोर शिप्स इन हार्बर। तो हार्बर को भी जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं तो वो वेव्स क्या होती हैं, सुनामी वेव्स होती हैं। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। और ये वेव्स इतनी ज़्यादा मतलब हाई होती हैं जिसकी स्पीड क्या होती है 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। अब ऐसा ही एक सुनामी हमारे इंडिया में भी आया था 2004 में कोस्टल एरियाज़ में, जिसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था इंडिया के अंदर। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है बेटा कि विच पार्ट ऑफ इंडिया सबमर्ज्ड इन सुनामी इन 2004। सो आपको ये बताना पड़ेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड हो गया था सुनामी में। ठीक है, this is the story of tsunami in 2004. You can read it in with depth. So here we read tides. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. जो रिदमिक राइज एंड फॉल है ओशन वाटर का, जो डे में 2 टाइम्स होता है बेटा, 2 टाइम्स अकर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइड। It is high tide and when water covers much of the shore by rising it to its highest level। ये हाई टाइड होता है जब सी शोर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये अपने वेव्स के ज़रिए कवर कर लेता है राइज होने से। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। अब क्या है, सी शोर पे बहुत सारे लेवल्स बनाए गए हैं बेटा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोवेस्ट लेवल वो होता है जो जहाँ से वो पानी कम होने लगता है, ठीक है, सी शोर का। और हाईएस्ट पॉइंट भी लेवल भी डिसाइड किया जाता है सी शोर पे कि यहाँ तक सी वेव्स आ सकती हैं। जब वो हाईएस्ट पॉइंट को कवर कर देती हैं तो वो क्या होता है, हाई टाइड होता है। और जब तक वो लोएस्ट लेवल तक नहीं आते हैं तो वो हमारा लो लेवल होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। अब ये टाइड्स क्यों होते हैं बेटा, मेनली जो सन और मून है, जब एक्लिप्स होता है तो ये सन और मून हमारी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। अर्थ का सरफेस मून और सन की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो इस वजह से ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये हमारे जो टाइड्स आते हैं। अब नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड आप पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए जब नीप टाइड होता है तो अट्रैक्शन अर्थ का कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब स्प्रिंग टाइड होता है तो मून बीच में होता है और मून का अट्रैक्शन अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा है। तो जो स्प्रिंग टाइड हैं ये ज़्यादा बड़े होते हैं और नीप टाइड होते हैं वो कम इफ़ेक्टिव होते हैं। देखिए अब हम रीड करेंगे। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोज हाई टाइड। देखिए द वाटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ पे वाटर है वो मून के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो मून के अंडर इन्फ्लुएंस मतलब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हाई टाइड को जनरेट करती है। ड्यूरिंग द फुल मून डे और न्यू मून डे, कब होता है ये, या तो फुल मून डे के दिन होता है या फिर न्यू मून डे, या तो अमावस्या को या फिर पूर्णिमा को। फुल मून डे को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, और न्यू मून डे को अमावस्या। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फुल मून डे, सो देन यू विल आंसर पूर्णिमा। व्हाट इज़ न्यू मून डे, दैट इज़ नोन एज अमावस्या। सो बी केयरफुल एंड राइट डाउन हियर।
द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट। जब तीनों एक लाइन में होते हैं, सन, मून एंड अर्थ, तब सेम लाइन में होने पर टाइड क्या होते हैं? हाईएस्ट होते हैं। एंड दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। देखिए, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून लास्ट क्वार्टर में या फर्स्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इट इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है पानी। एंड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कंपैरेटिवली मून के वो कम है, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या होता है? लो टाइड आता है, क्योंकि मून उधर से अट्रैक्ट करता है और सन इधर से ही करता है, और जो सन का अट्रैक्शन है वो कम है, तो यहाँ पर लो टाइड आता है। ठीक है, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ठीक है, जो सन के अट्रैक्शन की वजह से जो टाइड आता है उसको हम नीप टाइड कहते हैं, और जो मून के अट्रैक्शन की वजह से आता है उसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प्स इन नेविगेशन। अब हाई टाइड्स में नेविगेशन हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। वो अब जैसे हम शिप लेकर के आए हैं समुंदर के अंदर, ठीक है, तो समुंदर से शी शोर पे जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब हाई टाइड होता है तब यदि हम अपने शिप को शोर तक ले जाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जल्दी से, मतलब वो हमें वहाँ पर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं। हाई टाइड्स दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, क्योंकि वो जो वाटर को लेवल को शी शोर के पास तक ले जाते हैं हाई टाइड्स। दे हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हार्बर तक पहुंचने में वो इस शिप को बहुत हेल्प करते हैं और वो आसानी से हार्बर तक पहुंच जाती है शिप। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। अब हाई टाइड से ही ऐसा होता है कि जिस प्लेस पे शिप फिशेस होती हैं वहाँ से हाई टाइड के सहारे, मतलब हाई टाइड उनको साथ लेकर के आता है शी शोर के पास, जहाँ पर फिशिंग के लिए नेट लगाए होते हैं, तो वो नेट में रह जाते हैं, तो इसलिए ये फिशिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है हाई टाइड। दिस इनेबल, आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, विच टाइड इज हेल्पफुल इन फिशिंग एंड विच टाइड इज हेल्पफुल इन नेविगेशन ऑल्सो। सो underline these points. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब जो फिशरमैन हैं वो बहुत ज़्यादा प्लांटीफुल, दैट मीन्स इन एक्सेस दे कैच फिशेज, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको फिश मिल जाती हैं जब हाई टाइड आता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। अब जो ये टाइड है हमारे एक अदर पर्पज से भी यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कुछ प्लेसेस पे। ठीक है, यस, नेक्स्ट वन इज ओशन करंट। अब हम ओशन करंट के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ओशन करंट? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ये तीनों ही बेटा स्ट्रीम्स हैं, को लो टाइड, हाई टाइड, या फिर हम बात करें वेव्स की, या फिर हम बात करें ओशन करंट की। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जो जो स्ट्रीम्स बहती हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसकी? हमारी ओशन सर्कुलेशन की। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा ओशन सर्कुलेशन में ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती हैं। मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि किस तरह से करती हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से पोल्स की तरफ। जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं तो ये हॉट करंट होता है, और जब पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं तो ये कोल्ड करंट होता है। द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स बताई गई हैं, वार्म और कोल्ड। मैंने आपको बता दिया है कि वार्म क्या होता है और कोल्ड क्या होता है। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर।
अब जो ये वार्म करंट है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, इक्वेटर के पास, एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल, और पोल्स की डायरेक्शन में जाता है। एंड कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू और हाइयर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। देखिए जो कोल्ड करंट है वो क्या कहता है, मैंने आपको बताया था पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है पोलर्स जो करंट होता है वो हाइयर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की तरफ जाता है, लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ जाता है। एंड द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट। लेब्राडोर ओशियन, आपसे एग्जाम्पल मांगा जा सकता है कोल्ड करंट का एग्जाम्पल, तो आपको बताना होगा लेब्राडोर ओशियन करंट इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड करंट, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है गल्फ स्ट्रीम, ये वार्म करंट का एग्जाम्पल है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। जब ओशियन करंट है इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करता है टेम्परेचर को, कंडीशन को, ऑफ द एरिया, उस एरिया के टेम्परेचर कंडीशन को वो इफेक्ट करता है ओशियन करंट बहुत ज़्यादा। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। अब वार्म करंट जब आएगा तो वहाँ पर क्या होगी, गर्मी हो जाती है आसपास के एरिया में, ओवर लैंड सरफेस पे। एंड द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द, और जहाँ पर ये दोनों मीट होते हैं यानी कि वार्म और कोल्ड करंट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं एरिया के। बेटा आप इस पिक्चर में मैप में देख सकते हैं जो ब्लू एरोज हैं वो हमारे कोल्ड करंट को शो करते हैं, और जो हमारे वार्म करंट हैं वो हमारे रेड एरोज शो कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे अंडरस्टूड कर सकते हैं। इक्वेटर की तरफ देखिए, इक्वेटर से जितने भी जाते हुए करंट है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सभी, तो वो क्या है, ये हमारे वार्म करंट है। रेड कलर के जो एरोज शो हो रहे हैं और ब्लू कलर के एरोज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दीज आर नोन एज कोल्ड करंट। अंडरस्टैंड? सो हियर seas around Japan and the eastern coast of North America are such example, कि जो जापान के आसपास का समुंदर है या फिर ईस्टर्न कोस्ट कहें, नॉर्थ अमेरिका, इसके ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट एल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। अब जो एरियाज जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो वो क्या होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया होगा, यानी कि बर्फ़ जम जाती है वहाँ पर, और नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर चैप्टर कंप्लीट। वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। यू हैव टू लर्न कंप्लीट चैप्टर टुडे। ओके, बाय, and please subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you. Have a nice day.